ईरान, इजराइल और यूएसए की लड़ाई अब उस छोर पे जा चुकी है जहां पर इस पूरे के पूरे गतिविधि का जो 6 से 7 हफ्ते होने को आए, अब उसका एक पटाक्षेप होने की स्थिति है, चाहे वो जिस तरह से हो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों के अंदर बातें कही हैं कि वो लगातार वो टाइमलाइन दे रहे हैं, साथ में कोशिश वो ये कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो है वो ईरान को हेल में कन्वर्ट कर देंगे, क्या मतलब निकलते हैं, बहुत सारी कयासबाजी है सोशल मीडिया पे। अगर आप देखते होंगे कि परमाणु अस्त्रों का उपयोग हो सकता है, क्या होगा परमाणु अस्त्र का उपयोग हो जाता है, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑड्स क्या है, मतलब क्या ये चीजें हो सकती हैं, क्या परमाणु अस्त्र प्रयोग किए जा सकते हैं, अगर किए गए तो उसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहला तो ज्योग्राफिकली क्या असर पड़ेगा क्योंकि बहुत करीब है, दूसरा हमारी बाजारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, साथ में दुनिया भर की बाजारों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या बाजार इसको लेकर के संभावनाएं प्रकट कर रही हैं, यानी बाजार इसको किस तरह से फैक्टर इन कर रही हैं। आपको याद होगा मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि मार्केट ने इस लड़ाई को काफी हद तक फैक्टर इन कर लिया और वहां से मार्केट रिवर्सल भी देख रही है, कहां 22,100 और कहां आज जो है बाजारों ने लगभग 23,000 के नंबर टच कर दिए। पिछले 2 दिनों के अंदर मार्केट में बड़ी रिकवरी रही है। तो हम इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें क्या आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर भूगोल समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगर हम मैप को देखें, मैप में एक चीज साफ दिखती है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता है कि चूंकि भारत अगर आप देखें तो बिल्कुल करीब में है। भारत ऐसा नहीं है कि ईरान से बहुत दूर है, ये ईरान है और ये भारत है, बीच में आता है पाकिस्तान। दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर और समझनी है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है। इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम सीधे भारत के संदर्भ को समझेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको आप समझिए तो ये जो ओमान का एरिया है और यहाँ पर जहाँ सऊदी अरब आपको दिख रहा है, बेसिकली सऊदी अरब ये है, यहाँ पर आपको सारे के सारे जो यूएसए से एलाइज है, दुबई है, वो सारा का सारा पार्ट ये है जो मैं थोड़ा आपको रेड कर रहा हूं। ये पार्ट है दुबई का या बाकी जितने एलाइज हैं। साथ में अगर आप कतर को देखें बिल्कुल बीच में है, और ये सऊदी अरब का पार्ट है जो कि एलाइज है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, चूंकि इजराइल काफी दूर है, अगर आप इजराइल की बात करें वो तो एक छोर पर खड़ा है, जो कि ये मैं यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ, ये मोटा मोटी ये जो एरिया है ये आपका इजराइल का एरिया है। तो इजराइल काफी एक छोर पे है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि इजराइल के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। जरा समझने वाली बात है। तो अगर कोई भी परमाणु बम आप छोटे से छोटे का भी अगर उपयोग करते हैं तो प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो बेसिकली कुछ इस तरह से चलती हैं, जो मैंने डॉटेड पॉइंट बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पर हवाएं ज्यादातर, अमूमन हवाएं वैसे दोनों दिशाओं में चलती हैं, लेकिन ज्यादातर हवाओं का जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होती है। बेसिकली ये थोड़ा सा कर्व बना करके हवाएं निकलती हैं, और जो भारत के ऊपर से, जिसको आप जनरली WD बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, वो कुछ यहाँ से और ये कैरेबियन सी और पर्सियन सी और ये पीछे रेड सी के पार्ट से आपको देखने को मिलता है, जो आता है जनरली, तो वो आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज समझने में आनी चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया से हवाएं जो हैं न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट बल्कि भारत और पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजरती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर कल को यहाँ पर कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसका असर रेडियो एक्टिविटी के रूप में देखने को मिले, यानी परमाणु से जुड़ा कुछ भी होता है, तो उसका एक रेडियो एक्टिविटी असर हो सकता है। असर किसके ऊपर हो सकता है? पहला तो बॉर्डर है पाकिस्तान का, जो कि सीधा बॉर्डर है, तो वहां पर कुछ इंपैक्ट गया तो फिर ये पूरा का पूरा मामला बड़े लेवल पर बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। चूंकि हवाएं हमारे तक भी आती हैं, दोनों साइड से आती हैं, तो पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि भारत के ऊपर भी उसका असर हो, डिपेंडिंग अपॉन की साइज क्या है। बहुत छोटे से छोटे में भी रेडियो एक्टिविटी विंड के ऊपर इंपैक्ट डालेगी और उसका असर लंबा हो सकता है। इसीलिए ये संभावनाएं बहुत कठिन है। पहले तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर फर्क पड़ सकता है। साथ में अगर आप इस थोड़ा सा देखेंगे तो इजराइल कहाँ पे है, जैसे मैंने कहा इजराइल काफी, अगर आप देखेंगे तो ऑड स्थिति में है। यहाँ जो छोटा सा इजराइल है ये आपका, अब इसमें लेबनान का भी पार्ट आ जाता है, गाजा पट्टी है, यहाँ पे छोटा सा इजराइल है, बहुत छोटा सा इजराइल, और इसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अगर बम फटते हैं या बड़े बम फटते हैं। तो
क्योंकि हवाओं का रुख जनरली उसकी तरफ कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो खुद इसको कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ तो हवाओं के रुख जब चल रहे होंगे हवाएं, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन खैर ये आप मान के चलें ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ स्थिति ये है कि ऐसा कुछ इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो दो बड़े परमाणु संपन्न राष्ट्र, उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। और उन दोनों राष्ट्रों में, जिसमें हम भी आते हैं, इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे, जो इंपैक्ट हो सकता है। और इसलिए किसी भी इस तरह के इंपैक्ट के बाद बहुत बड़ी स्थिति आ सकती है। साथ में जैसे मैंने कहा कि जितने भी एलाइज कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर आप ईरान है और यहीं पर, और ये आपका जो है खाड़ी है, और यहीं पर पूरा का पूरा असर आ सकता है अगर जरा सा भी इंपैक्ट हुआ, क्योंकि वो दूरी बहुत ही करीब है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो वहां पर इसलिए ये संभावनाएं बनाना कि ऐसी कुछ गतिविधि हो सकती है, शायद वो नहीं हो सकती है। ये सिर्फ जो है मीडिया का एक कयासबाजी है, जो कि कयासबाजी के रूप में ही रह जाएगा। शायद इतना बड़ा कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है, अगर ऐसा कोई भी प्रयोग होता है, तो फिर पूरी दुनिया में अमेरिका का कोई साथ नहीं देगा, यानी कोई भी एलाइज अमेरिका को कभी नहीं मिलेगा। ना ही नाटो राष्ट्र उनके साथ रह जाएंगे और ना ही जितने भी एलाइज राष्ट्र हैं जो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, अलग अलग सारे एलाइज राष्ट्र, ये सारे के सारे उनके हाथ से निकल जाएंगे और पूरी दुनिया में एकदम से अलग थलग होता हुआ अमेरिका उस केस में दिखेगा। जो कि आज की स्थिति में, जब लड़ाई को लेकर के ही नहीं, ट्रेड वॉर चल रहा है, दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस है, और साथ में अगर आप समझते हैं तो अमेरिका स्वयं में इतना ज्यादा डेट में फंसा हुआ देश है कि उसके पास दुनिया से अलग थलग हो जाने का रास्ता नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन जहां तक समझ बनती है, चाहे वो ज्योग्राफी की समझ हो और चाहे वो अब आप कहिए जियोपॉलिटिक्स की समझ हो या फिर इकोनॉमिक्स की समझ हो, वो अमेरिका को इस कदम को नहीं उठाने देगा। तो मीडिया का डिस्कोर्स एक तरफ हो सकता है कि हेल बना देने का मतलब क्या कुछ हो, लेकिन इन रियलिटी ये संभव नहीं है और ये संभव नहीं दिखता है। और उसके बाद क्योंकि उसका अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो इंपैक्ट कॉस्ट होगा अमेरिका का, वो ईरान की अपेक्षा कई गुना ज्यादा हो जाएगा, जो कि अमेरिका के आने वाले पूरे भविष्य के लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। तो वो संभावनाएं नहीं बनती हैं। अब आते हैं, अगर हम अमेरिका को समझ रहे हैं, यानी अमेरिकन चीजों को समझते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका जिस तरह की स्थिति में पिछले कुछ समय से रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, वो किस तरह की बातें हैं। उन बातों को अगर आप देखते हैं, उन बातों को अगर आप समझते हैं, तो उसमें एक चीज ये भी दिखती है कि वो कहीं ना कहीं बार बार उनकी एक कोशिश बनी हुई है कि वो बार बार, एक आप ये कह सकते हैं कि वो बार बार जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से मामला शांत हो, थोड़ी सी बातें हो जाएं, गुफ्तगू हो और चीजें सेटल डाउन हो। पाकिस्तान इसमें काफी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और आज दिन के दौरान लगातार ये बातें चलती रही कि इस्लामाबाद जो है वहां पर गठबंधन करा सकता है, बातें करा सकता है, या चीजें आपकी क्यों कह सकते हैं कि चीजें संभल सकती हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें, जिस तरह से अमेरिका ने लगातार, इवन आज दिन के दौरान ये खबरें रही, और इसीलिए भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजारों में रिकवरी रही है। अगर आप इंडियन मार्केट या दुनिया भर की बाजारों को समझे तो रिकवरी आपने देखी है। आज दिन के दौरान ये बातें रही कि ईरान जो है यूएसए के साथ डील कर सकता है। ईरान ने भी कहा कि वो बात करना चाहते हैं, बेसिकली वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिएटर के थ्रू अपनी बातें हमने पहुंचाई हैं। मीडिएटर कौन है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसमें इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से एक संधि पत्र बनाया है और उन्होंने वो भेजा भी है। अब ये इस्लामाबाद अकॉर्ड किस तरह से काम करेगा, इसमें अभी बहुत सारे संदेह हैं, और क्या इसको स्वीकार करेगा ईरान, क्योंकि वो लगातार ये कह रहा है कि हम किसी भी यूं कहिए सीज फायर, जो कि कहा ही जा रहा है कि 40 दिन के सीज फायर की बात हुई है कि आप 40 दिन का सीज फायर कर लीजिए, लेकिन 40 दिन का सीज फायर संभव है कि ईरान जो है उसको ना माने, क्योंकि उसको मानने में दिक्कत फील हो रही है। और उन्होंने कहा कि हम 40 दिन के सीज फायर पर स्टेट ऑफ होमोस को नहीं ओपन करेंगे, जबकि अमेरिका कह रहा है कि आप ओपन कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, लेकिन उसमें आप जो हेल वाली बात है वो शायद परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं होगा, शायद उससे कहीं ज्यादा कम होता हुआ वो दिखाई पड़ेगा। बाजार इसीलिए, बाजार अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों में, यानी आज तो चूंकि 3 दिनों बाद बाजार ओपन हुई, लेकिन अगर आप बाजारों को देखेंगे तो बाजार कहीं भी इस तरह से रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। बाजार कहीं ना कहीं बड़ा मैच्योर रिएक्शन दे रहे हैं। बाजार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ये समझा पाएं
कि दुनिया भर में ये डर का माहौल है वो कम होता दिख रहा है। इवन आज भी निचले स्तरों से बाजारों ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है, बहुत गैप डाउन पे तो हम खुले भी नहीं थे। और अगर 2 दिन की अगर आप बात करें, 2 से 3 दिनों में जो बाजारों में हुआ है, यानी अप्रैल महीने में मैंने वीडियो करके आपको बताया भी तक, जनरली अप्रैल महीना तेजी का होता है। अप्रैल महीने में पिछले 3 दिनों के अंदर अगर आप देखें तो मोटा मोटी बाजारों ने करीब 8 से 900 पॉइंट रिकवर किया है भारत के संदर्भ में। 22,200 की रेंज, 22,180 की लो बनाया था हमने, और वहां से हम अब यहां पर करंटली करीब करीब 23,000 की रेंज में दस्तक दे रहे हैं। तो बाजारों ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब अमेरिका पीछे जाना चाहता है। अमेरिका पीछे क्यों जाना चाहता है, या क्यों लगता है कि अमेरिका पीछे जाना चाहता है? अगर आप टाइमलाइन देखिए कि ट्रंप किस तरह से लगातार बोल रहे हैं और ट्रंप लगातार बोल करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पहले क्या कहा था, करीब 21 मार्च को उन्होंने ये कहा था कि 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भाई अब जो है ईरान जो है बात कर ले। ईरान ने खारिज कर दिया। ट्रंप ने क्या किया, थोड़ी बहुत लड़ाई बढ़ती गई। 23 मार्च को अगर आप बात करिए तो उन्होंने बोला कि हम जो है 5 दिनों के लिए एक पोस्टपोन करना चाहते हैं। फिर उन्होंने 26 मार्च को उन्होंने 10 दिन की एक डेडलाइन दी कि जो कि 6 अप्रैल को खत्म होती है। अब वो जो 10 दिन की डेडलाइन दी थी उन्होंने, उसी को वो बार बार रिपीट करते रहे, जो कि 26 मार्च को उन्होंने दी थी 6 अप्रैल की डेडलाइन। फिर 4 अप्रैल को उन्होंने ये बताया कि अब 48 घंटे बचे हैं, और उसकी ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम जो है ईरान को जो है हेल में कन्वर्ट कर देंगे। कल उन्होंने एक काफी उसका कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी तक भी उन्होंने वो जो सोशल ट्रुथ पे वो डालते हैं उसमें उन्होंने हटाया भी नहीं है, और उन्होंने थोड़ा सा उसमें गाली का प्रयोग किया, जो कि एक प्रेसिडेंट के लिए तो शोभा नहीं देता है, वैसे किसी के लिए नहीं देता, बट उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग तो नहीं शोभा देता है, बट उन्होंने वो किया, और करने के बाद भी उसको हटाया भी नहीं है। और एक प्रकार की खींच भी दिख रही है कि चूंकि ईरान उनकी बातें सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, और स्टेट ऑफ होर्मुज को वो खाली करा नहीं पा रहे हैं, और स्थिति बिगड़ती गई है। और साथ में ये भी है कि जिस तरह से उनके ऑड्स बिगड़े हैं, अमेरिका में जो चुनाव आने वाले हैं, जो इसी साल नवंबर में चुनाव होंगे, आप ये कह सकते हैं कि एक छोटे छोटे, क्योंकि वहां पर जो भी सीटें होती हैं वो 4 साल की होती हैं, लेकिन वो राउंड में होती रहती हैं। तो प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है, लेकिन जो सीनेट है और जो कांग्रेस के सदस्य हैं उनके चुनाव बीच बीच में होते रहते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा में। तो उनके जो चुनाव हैं वो नवंबर में हैं। लगभग जुलाई के बाद जो है अमेरिका में काफी हद तक जो सरगर्मी बढ़ जाएगी, और उसके पहले वहां पर जो डिस्कोर्स बन रहा है, और जिस तरह से अभी तकरीबन 40% से नीचे जो है ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका में जा चुकी है। 40% के नीचे की पॉपुलैरिटी का असर ये होता है कि अमेरिका में जो बहुत लो पॉपुलैरिटी वाले प्रेसिडेंट अपने एक्टिव समय में रहे हैं, उनमें से एक अब जो है ट्रंप बन चुके हैं। उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों की संख्या में प्रदर्शन हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, और उन सभी चीजों के नाते ट्रंप को अब लगता है कि ये लड़ाई दिक्कत भरी है। वहां पर दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है अमेरिका में, वो बहुत बड़ी इशू है, और चूंकि महंगाई का बढ़ना अमेरिका में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैदा करता है, और टैक्स रिलीफ भी वो दे नहीं पाए हैं, तो उनका खुद का जो राजनीतिक यूं कह सकते हैं परिपेक्ष है, वो बिगड़ता चला जा रहा है, और इसलिए ये लड़ाई से वो बार बार भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पिछले 8-10 दिनों से देखिए, जैसे मैंने टाइमलाइन आपको बताया कि 21 मार्च को 48 दिन का अल्टीमेटम, फिर 23 मार्च को उन्होंने बोला हम 5 दिन के लिए पोस्टपोन करें, लेकिन अगर ईरान बात करे, ईरान ने बात ही नहीं करी। उसके बाद 26 मार्च जब उन्होंने 10 दिन की डेडलाइन दी जो 6 अप्रैल को खत्म होती है, फिर उन्होंने 4 अप्रैल को बोला कि 48 घंटे बचे हैं, मैं हमको आपको हेल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर 5 तारीख को उन्होंने कहा कि 7 तारीख तक के लिए, जो कि उन्होंने डेट टाइम के साथ दे दिया कि 8 PM जो अमेरिकन टाइम है उसके हिसाब से। भारत के संदर्भ में ये समय जो है निकल के आता है बुधवार सुबह 5:30-35 का समय भारत के हिसाब से वो निकल के आता है। तो कल बाजार जब खुलेगी तो अब ये उम्मीद आप रखेंगे कि कुछ ना कुछ डील पर बात हो सकती है। आज भी बात हो सकती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस्लामाबाद वाला पूरा मुद्दा चल रहा है, इस्लामाबाद उसमें लगा हुआ है। सिर्फ इस्लामाबाद नहीं लगा हुआ है, बहुत सारे देश लगे हैं। जापान ने बात करी है, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर से संभव है कि बात हुई है। जापान ने काफी बड़ी भूमिका दिखाई है वहां पर, ईरान में उन्होंने बात करी है। आज कई सारी अच्छी गतिविधियां हुई हैं। तकरीबन जब से लड़ाई चल रही थी, लड़ाई जब से शुरू हुई है, मतलब लड़ाई की होने के पहले जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वहां से करीब 120 से 150 जो है टैंक आपके कह सकते हैं जो जहाज है निकला करती थी, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति खराब है। लेकिन अब जो कल का डेटा है वो तकरीबन 16 के निकलने का है, जो कि इस रिसेंट पास्ट में सबसे हाई है। और आज
ओमान की सरकार ने कहा है कि उनका जो एलपीजी का एक जो टैंकर है वहां से निकला है एलएनजी का, और ये जो एलएनजी का टैंकर है ये लड़ाई शुरू होने के बाद से पहली बार ओमान का निकला है, क्योंकि ओमान स्टेट ऑफ होर्मुज से ही अपना 100% एलएनजी सप्लाई करता है, क्योंकि और उसके पास रास्ते बचते ही नहीं है। अभी आपने देखा था कि किस तरह की उसकी भौगोलिक स्थिति है इसके नाते। तो अल्टीमेटली अब ओमान ने निकाला है, और ईरान ने भी आज कहा है, इराक ने भी कहा है, इराक ने कहा है कि अब ये स्टेट ऑफ होर्मुज धीरे धीरे खुलेगा और वहां से चीजें निकल पाएंगी, तो आप परेशान मत होइए। जो इराक के से तेल लेते हैं उन देशों को इराक की तरफ से बताया गया है। तो एक बात ये दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें ऑड जो है चेंज होते दिखाई पड़ रहे हैं, और उम्मीद आप कर सकते हैं। तो वो हेल वाली स्थिति एक डराने की स्थिति आप मान के चलें, मीडिया के लिए बोला जा सकता है, सबके तरह से उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये लगता नहीं है कि कुछ बहुत बड़े बम्बारमेंट्स होंगे या कोई बहुत बड़ी स्थिति होगी। शायद वो एक अंतिम चेतावनी की तरह है, डरने की बात है कि फाइनली अब आप तो कर लो, अब तो कर लो, कब तो कर लो, कुछ कर लो, और फिर फाइनली वो एक छोटी सी डील या थोड़ी सी बात हो। दुनिया भर के राजनीतिक प्रेशर अब ईरान के ऊपर डाले जा रहे हैं ताकि वो बात करें और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लें। इसमें यह भी है कि अमेरिका खुद भी वहां से निकल जाना चाहता है। अमेरिका अपने लिए एक रास्ता भी खोज रहा है, और शायद इस रास्ते का पहला चरण ये जो बातचीत है ये दिखेगी, और हो सकता है आने वाले 48 घंटे से पहले ही आपको ये कोई इस पे शुभ न्यूज मिल जाए कि हाँ डील हो गई, छोटी मोटी ही डील सही, और लड़ाई कम हुई, और जिसका बाजार जो है फिर स्वागत ही करेंगे। तो ये जरूर है कि अभी पूरी तरह से आप आसान्वित नहीं हो सकते हैं कि बाजार एकाएक करके भाग जाएंगे, क्योंकि ईरान है, अगर वो जरा सा भी मना किया तो फिर मार्केट थोड़ा उसके हिसाब से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन एक ऑड की अगर आप बात करें तो लगता है कि वो जो है स्थिति करीब है जहां पर डील हो सकती है। लेवल्स की अगर आप बात करें बाजारों को लेकर के, जबकि हम करीब 22,900 की रेंज में हैं, तो ऊपर की साइड में जो पहला रेजिस्टेंस बनता है वो 23,000 23,200 बनता है। ये वो जोन है जहां से मार्केट कई बार रिवर्स कर चुकी है। तो जब तक कि 23,000 23,200 नहीं निकलता है, या ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे सपोर्ट्स जो आज के लोज रहे हैं जो कि करीब 22,500 की रेंज में है, तो वो सपोर्ट बन जाएंगे, और उससे बड़े सपोर्ट तो फिर 22,200 वाले है ही। तो 22,200 22,500 दो बड़े सपोर्ट। रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,000 और 23,200 के है। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा बेवजह की तेजी भी नहीं करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा बेवजह की मंदी नहीं करनी चाहिए। संभव है कि अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो पोजीशंस को थोड़ा हल्का रखना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं दोनों साइड की कि कोई हाँ भी हो जाए, अच्छी अच्छी बातें भी आ जाए, और ये भी संभव है कि हाँ ना आए और दोनों ही देशों के बीच में वापस से थोड़ी तकरार बढ़ जाए और उसका असर फिर बाजारों पे नेगेटिव हो जाए। तो ये सारी चीजें ऑड इवन बनेंगे, तो ज्यादा ट्रेड्स नहीं रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर हल्के होकर के काम किया जाए। बाकी निवेशक के रूप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, निवेशकों को मौका मिला है नीचे की साइड में। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने पहले बाजारों को समझ पाए हैं कि बाजार किस तरह से अप्रैल से पहले ही मैं बात कर रहा था कि आप रिकवरी आपकी आने वाली है, और वहां से वो रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। तो आपने वो फायदा उठाया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।